Assalamu alaikum. Hello, this is Mohammad Iqbal Khan, advocate. I am here for न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर जो हमने तरतीब दिया है वो आपके क्वेश्चंस और आंसर्स पर है। आपके जो क्वेश्चंस हैं में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं उनका जवाब हम आपको दे रहे हैं। मई 2021 के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस उसके आंसर्स आज हम आपको दे रहे हैं। तो आपको भी अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं, उसका भी हम आपको जवाब देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि अगर माइनर को रिलिक्विशमेंट डीड में स्किप कर दिया जाए तो उसके पास क्या रेमेडी है। यानी रिलिक्विशमेंट किसी मरने के बाद, किसी की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है उसकी रिलिक्विशमेंट डीड बना दी गई है, यानी सब लीगल हेयर्स ने किसी एक के हाथ में वो दस्तबरदार हो गए हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि उसमें कुछ माइनर्स थे, एक या दो माइनर्स जो छोटे थे, जो रिलिक्विशमेंट डीड में, यानी वो लीगल हेयर्स थे, वो मरने वाले के कानूनी वर्सा में शामिल थे, मगर उनको वहाँ जिक्र नहीं किया गया, उनका नाम नहीं लिया गया है, उनको निकाल दिया गया है। अगर उनको वहाँ से निकाल दिया गया है और उसके बाद बाकी ने दो चार ने किसी एक के नाम कर दी, तो जब वो छोटा था बाद में उसको पता चला कि ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी थी, मेरा तो हिस्सा इसमें आया नहीं, मेरा हिस्सा तो चला गया, तो वो क्या कर सकता है। जैसे उसके पास ऑफ कोर्स उसके पास राइट है कि जब उसको पता चलता है तो उसकी डेट वहीं से स्टार्ट होगी, जब उसको पता चलता है। बड़ा होता है और छोटे होते भी किसी के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा होता है, जब उसको नॉलेज में आता है कि ये मेरे वालिद की प्रॉपर्टी थी जबकि मेरा हिस्सा नहीं दिया गया, मुझे शो ही नहीं किया गया, तो उसके पास राइट है वो उस रिक्वेस्टमेंट डीड को कैंसिल करने के लिए कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस फाइल करे कि ये गलत वो की गई है, इसको कैंसिल किया जाए और मेरा हिस्सा जो बनता है वो मुझे दिया जाए। दूसरा सवाल है, अम्मी की वफात हो गई है तो मैं नामिनी हूँ और एक ही लीगल हेयर्स हूँ, तो सेविंग सर्टिफिकेट्स में तो किस तरीके से मुझे वो हिस्सा मिलेगा। देखिए, बात यह है, सेविंग सर्टिफिकेट्स में नॉमिनी की कोई हैसियत नहीं होती। सिर्फ नॉमिनी इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो पैसा को सब में तकसीम करे, यानी उसको एक किस्म का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जाता है। कानून में उसकी की कोई लीगल वजूद उसका नहीं है। अब उसके लिए उसको ये करना होगा कि अगर वो अकेली ही है, बेटी है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रही है बेटी थी मेरी अम्मी जो थी उस नॉमिनी हूँ। देखिए, अब उस की अम्मी की डेथ हो गई, तो चूंकि उसकी औलाद नहीं है तो उस सूरत में या तो अगर उसका वालिद जिंदा है तो ठीक है, तो अदरवाइज उसके जो बहन भाई है वो भी हिस्सा बनेंगे, जितने से हिस्सा बनेंगे सबका हिस्सा बनेगा। उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा और उसके बाद जिसका जितना शेयर मिलेगा सबको मिलेगा। उस वो बेटी जो कह रही है कि मैं ही अकेली वारिस हूँ, अकेली वो वारिस नहीं है, बल्कि दूसरे भी जो उसके हिस्सेदार है सबको हिस्सा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आपका है वो है, प्लाट है, मालिक फौत हो गया, उसकी एक बेवा है और दो जो छोटे बच्चे हैं, तो वो बेवा जो उस प्लाट को फरोख्त करना चाहती है। देखिए, वो बेवा उस प्लाट को फरोख्त नहीं कर सकती क्योंकि उसके लीगल हेयर्स में दो छोटे बच्चे भी हैं। जब छोटे, पहली बात तो ये, सबसे पहले तो उसको वो प्रॉपर्टी की म्यूटेशन करानी पड़ेगी, सबके नाम करानी पड़ेगी। जब सबके नाम करानी पड़ेगी, ऑफ कोर्स वो दो छोटे बच्चे, उसके नाम भी प्रॉपर्टी होगी, वो भी हिस्सेदार है। और जब बच्चे छोटे हैं तो उसका हिस्सा, हाँ, अपना अगर हिस्सा बेचना चाहती है तो बिल्कुल बेच सकती है, लेकिन चूंकि छोटे बच्चे हैं उनका हिस्सा नहीं बेचा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हर डिग्री की एग्जीक्यूशन होती है। इसका जवाब है जी हाँ, हर डिग्री की, देखें, हर डिग्री की एग्जीक्यूशन होती है। कोई ऐसी डिग्री नहीं जिसकी एग्जीक्यूशन ना हो। हाँ, अगर डिग्री को कंप्लाई कर लेता है, जजमेंट डेटर जो जिसके खिलाफ डिग्री होती है, तो वो उसको अमल कर लेता है, तो फिर कोर्ट उसको एग्जीक्यूट नहीं करती, उस पर जबरदस्ती नहीं करती, उसके मुख्तलिफ जो बोर्ड है वो नहीं करती। अगर वो पहले से कंप्लाई कर लेता है कोर्ट के ऑर्डर को, कोर्ट की डिग्री को, तो फिर एग्जीक्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार खर्चे की डिग्री हो जाए, जब तक फादर जिंदा रहे खर्चा देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। एक मरतबा डिग्री हो जाए तो उसको देना पड़ता है बच्चों का खर्चा। अगर बीवी है तो बीवी का देना पड़ेगा जब तक उसके निकाह में है, या डिवोर्स हो जाती है इद्दत तक का है। और बाकी अगर बच्चा है तो, लड़का है तो 18 साल तक, और लड़की है जब तक शादी नहीं हो जाती, बाप को खर्चा देना पड़ेगा, उसके बाद वो बरी जिम्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी वालदा को उनके भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, हिस्सा लेने का क्या तरीकेकार है। देखिए,
अगर किसी बहन को भाई हिस्सा नहीं देते, उसकी बाप की प्रॉपर्टी थी या माँ की प्रॉपर्टी थी, तो ऑफ कोर्स वो कोर्ट के ज़रिए अपना हिस्सा क्लेम कर सकती है। इस पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। देखिए ये इलीगल एक्ट है कि अगर कोई भाई अपनी बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देता, उसके पास राइट है वो कोर्ट में केस फाइल करे, उसको हिस्सा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी के एटीएम से 2 नंबर नोट निकले, शिकायत कहाँ करें? देखिए पहली बात तो ये है कि ये हम समझने से कास करें, क्या एटीएम से भी 2 नंबर नोट निकलते हैं? ऐसा वैसे होता तो कभी नहीं है कि एटीएम से भी, क्योंकि वो बैंक वाले खुद ही नोट उसमें रखते हैं, तो एटीएम में वो 2 नंबर नोट रखते हैं, ऐसा पॉसिबल वैसे नज़र तो नहीं आ सकता। मे बी अगर कोई ऐसा हो भी जाए, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है, आप इसको प्रूफ कैसे करोगे? बगैर प्रूफ के तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको प्रूफ तो करना पड़ेगा, तब उसके खिलाफ वैसे तो आप कंप्लेन आप उसके हेड ऑफिस में कर सकते हैं, उसके अलावा स्टेट बैंक को, और उसके अलावा बैंक मुतसिब को, ये आप मुख्तलिफ तरीके कार है कंप्लेन करेंगे। लेकिन साफ ज़ाहिर है अगर किसी ने रखा है, तो वो कैसे इस चीज़ को प्रूफ आप करेंगे कि ये नोट, अब आप कैसे प्रूफ करेंगे ये जो नोट निकले ये एटीएम से निकले हैं, ये मैंने दूसरे नोट नहीं है, ये वो एटीएम वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, एविडेंस है कि आपको उस चीज़ की एविडेंस देनी पड़ेगी। बाकी आप कंप्लेन आपका राइट है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादी के बाद बीवी का वीज़ा रिन्यू लाज़मी कराना होगा। देखिए अगर वो बाहर की नेशनल है, वो उसने शादी की किसी पाकिस्तानी से, वो आके पाकिस्तान में रह रही है, तो ऑफ कोर्स विज़िट वीज़े पे आई है, तो ऑफ कोर्स जब उसका वीज़ा एक्सपायर होगा तो उसको क्यों नहीं कराना पड़ेगा, लाज़मी रिन्यू कराना पड़ेगा। नहीं तो वो उसमें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है कि वो इल्लीगल बगैर वीज़े के कोई नहीं रह सकता। हाँ, अगर वो नेशनलिटी ले लेती है तो फिर और बात है, अगर जब तक नेशनल नहीं मिलती तो ऑफ कोर्स उसको वीज़े को रिन्यू कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज़ाम बैंक में $121 मेरे आए थे, 2 माह हो गए रेमिटेंस थे, वो रेमिटेंस बैंक वाले नहीं दे रहे। देखिए ऐसा ये तो ऐसे आज तक हुआ नहीं है कि रेमिटेंस, हाँ देर सवेर हो जाती है, बाकी रेमिटेंस समटाइम ऐसा होता है हेड ऑफिस में पहले आते हैं, तो उसके बाद ब्रांच में आने में कुछ दिन लग जाते हैं, देर हो सकती है। बाकी वैसे 2 महीने तो बहुत बड़ा अर्सा है, 2 महीने से पहले आ जाने चाहिए थे। अगर कोई इस तरीके से करता है तो ये गलत करता है। आपके पास वो है कि आप उस बैंक के खिलाफ कंप्लेन करें, उसके हेड ऑफिस को, उसके स्टेट बैंक को कर सकते हैं, और इसके अलावा आप बैंक के मुतसिब जो इदारा है उसको आप कंप्लेन करें, आपके जो रिमिटेंस है आपको ज़रूर दिलवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया वो है, कोर्ट की इजाज़त से सिविल केस वापस लिया, अब दोबारा फाइल करने की लिमिटेशन क्या है? देखिए आपने कोर्ट में सिविल केस फाइल किया, तो ऑफ कोर्स आपने उसको लिमिटेशन में फाइल किया होगा, जो आपकी लिमिटेशन जो केस में बनता है लिमिटेशन है। अब उसके बाद समटाइम उस केस में कुछ ऐसा डिफेक्ट आ जाता है, तो हम ये कहते हैं उस केस को हम विड्रा कर लेते हैं। अब उस केस को विड्रा करने के बाद हम कहते हैं कि कोर्ट से परमिशन लेते हैं, केस ये विड्रा करने की इजाज़त दी है और नए केस फाइल करने की इजाज़त दी है। तो कोर्ट हमें नया केस फाइल करने की और इसको विड्रा करने की इजाज़त दे देती है, तो हम विड्रा कर लेते हैं। अब नया आपने केस फाइल करना है, तो नया केस देखिए उस डेट से आपका लिमिटेशन होगी, जिस पहले से जो लिमिटेशन ऑलरेडी आपने जो केस फाइल किया, ये लिमिटेशन आपके खाते में आएगी, कोर्ट के खाते में नहीं आएगी। जो अगर आपका टाइम उसमें बचता है तो ऑफकोर्स आप केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेरी बीवी ने नाजायज बेटी पैदा कर दी है, 4-5 साल की है, और उसने दावा दायर किया है खर्चा। देखिए बात यह है कि कोर्ट तो ऐसा वो नहीं करती, कोर्ट के थ्रू तो आप इसकी डीएनए टेस्ट इसकी वो नहीं कर सकती। कानून ये कहता है कि निकाह के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसका उसके वालिद का, जो जिसने निकाह किया उसका कहलाएगा। अगर कोई गलत कार्य करती है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है, लेकिन चूंकि पेटर्निटी का मसला क्रिएट हो जाता है, तो इस वजह से कोर्ट इस चीज़ के चक्रों में नहीं पड़ती, वो आपको खर्चा देना पड़ता। समटाइम ऐसा भी होता है, काफ़ी सारे हस्बैंड खर्चा से बचने के लिए भी एलिगेशन लगाते हैं अपनी बीवी पर कि ये बच्चा जो है नाजायज़ है, हम इसको ओन नहीं कर रहे, जबकि कोर्ट इस चीज़ को, आप कहते हैं कि नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानेगी, खर्चा आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदा मेरे पैसे लेके खा गया, अब मुझे पैसे नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ? देखिए अगर कोई आपका पैसे का लेन देन है, नहीं दे रहा, तो आप साफ ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती, तो डंडे के ज़ोर पर तो आप पैसे नहीं ले सकते। तो तरीक़ेकार, कानूनी तरीक़ेकार ये है कि आप कोर्ट में केस फाइल करें, कोर्ट में रिकवरी का केस फाइल करें और प्रूफ करें कोर्ट में कि इसने मुझे, कोर्ट अगर आपके हक में डिग्री दे देती तो आपको कोर्ट पैसा भी दिलाएगी। कोर्ट जो है एग्जीक्यूट भी डिग्री को करेगी, आप कोर्ट के थ्रू पैसा रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रदर सिस्टर का शेयर पर कि ब्रदर और सिस्टर के शेयर पर भी वीडियो बनाए। कुछ लोग कहते हैं बेटा हो तो हिस्सा बनता है, और कुछ लोग कहते हैं कि बाप हो तो हिस्सा बनता है। देखिए बात यह है कि इस पर हमारी आने वाली वीडियो एक मौजूद है, जो इसमें ब्रदर और सिस्टर का शेयर के बारे में आने वाली है, जो कि जल्दी ही आप देख लेंगे। और
जहाँ तक अब थोड़ा सा ब्रीफ हम यहाँ कर देते हैं। देखिए, ब्रदर और सिस्टर का शेयर तब बनता है, मेरी बात याद रखें, अगर डिसीज का कोई बेटा या बाप मौजूद नहीं हो। बेटा या बाप अगर मौजूद है तो फिर उस सूरत में हिस्सा नहीं बनेगा। बेटा भी मौजूद नहीं है और बाप भी मौजूद नहीं है मरने वाले का, तो उस सूरत में बहन और भाइयों का हिस्सा बनेगा, अदरवाइज हिस्सा नहीं बनेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवोर्स डीड असल कौन रखेगा? देखिए, डिवोर्स डीड वाइफ को ही रखनी चाहिए, क्योंकि उसके ज्यादा काम आती है। हस्बैंड दे देता है, ऑफ कोर्स उसको फोटो कॉपी रखे और उसके बाद यूनिकोड से कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मिले, उसको कंफर्मेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल मिल जाएगी, वो लेके रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी वफात हो गई है, बच्चे नानी के पास है, मैं बच्चे क्लेम कर रहा हूं। देखिए, बात यह है कि अगर माँ की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो राइट बनता है माँ के बाद बच्चे पर, कस्टडी का जो राइट बनता है वो नानी का बनता है। तो इस सूरत में अगर माँ की डेथ हो जाती है तो नानी के पास है, तो ऑफकोर्स बच्चे सही जगह पे हैं। फिर भी अगर कोई इससे इख्तलाफ करता है, वो कहता है नहीं बच्चे सही, उनकी परवरिश नहीं हो से मैं लेना चाहता हूँ, तो ऑफकोर्स वो फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंट कंट्रोलर के पास केस चल रहा है तो क्या किराया नहीं बढ़ता? अरे भाई, जब आपने रेंट कंट्रोलर के पास एजेक्टमेंट का केस फाइल कर दिया तो किराया कहाँ से, आप तो एजेक्टमेंट करा रहे हैं। या तो देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किराया बढ़ाने के लिए रेंट कंट्रोलर के पास केस फाइल करें, या फिर एजेक्टमेंट का। अगर आपने एजेक्टमेंट का केस फाइल कर तो फिर अब किराया कैसे इजाफा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई फाइट करके आपके इलाके में आपको आके धमकी देता है तो क्या एफआईआर दर्ज होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। अगर आपके इलाके में कोई आपको धमकी देता है या आपके साथ फाइट करता है, लड़ाई करता है, आपको आपके पास राइट है, आप थाने में, पुलिस में जाके उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या फुल अदायगी करके सेल डीड बनाया जा सकता है या पहले सेल एग्रीमेंट बनाना जरूरी है? देखिए, बात ये, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जरूरी नहीं कि आप सेल एग्रीमेंट बनाएं। लोग अपनी सहूलत के लिए, फायदा के लिए इस दौरान स्टेटस देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं, कागजात चेक कराना चाहते हैं और फिलहाल पेमेंट नहीं करना चाहते, वो कुछ एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो उसमें टाइम मांग लेते हैं। तो इसलिए इस के लिए सेल एग्रीमेंट बनाया जाता है। बाकी अगर आप आज इससे सेटिस्फाई हैं तो ऑफकोर्स आप डायरेक्ट पेमेंट करें और सेल डीड अपने नाम करें, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे खामन इंटरम खर्चा नहीं दे रहा जबकि केस चल रहा है। बात ये देखिए, इंटरम खर्चा पहले ही लागू होता है, उसके बाद केस चलता है, और जब तक केस चलता है इंटरम खर्चा देना पड़ता है। अगर कोई इंटरम खर्चा नहीं देता तो 17A में ही एप्लीकेशन, आप अपने वकील को कहें, वकील लगा सकता है, 17A की एप्लीकेशन लगा के केस को जो है ना उधर स्टॉप कर दिया जाता है कि कोर्ट जो उसे डिग्री कर देती है। अगर कोई खर्चा इंटरम मेंटेनेंस जमा नहीं कराता तो केस आगे नहीं चलता, कोर्ट वहीं पे डिग्री कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी शोहर के घर नाजायज बच्चा पैदा कर लिया है तो क्या डीएनए टेस्ट फैमिली कोर्ट कराती है? देखिए, इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, फैमिली कोर्ट कभी डीएनए टेस्ट नहीं कराती। बच्चे के पैटर्निटी प्रूफ करने के लिए कभी भी कोर्ट ये नहीं चाहेगी कि डीएनए टेस्ट हो, और निकाह के दौरान पैदा हुआ है तो उस बात की जिम्मेदारी है कि वो खर्चा पे करे। अगर ऐसा उसने बेदखली की है, गलत काम किया है, तो बहुत बड़ा गुनाह है और गलत काम है, तो उसको इससे बचना चाहिए। अगर ये सूरत हाल पैदा हो जाए तो हस्बैंड को ये अख्तियार है उस बीवी को तलाक दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 5-6 माह बाद बीवी खुला की डिग्री कैंसिल करा सकती है? देखिए, बात यह है कि खुला की डिग्री कैंसिल कराने की जरूरत ही आपको नहीं है। वैसे अगर हस्बैंड ये चाहता है कि मुझे वो नहीं हुई, मुझे जो है ना सर्विस नहीं हुई, मुझे नोटिस नहीं मिला, तो वो एप्लीकेशन सेट असाइड की लगा सकता है। वाइफ इसको नो सी दे दे तो ऑफकोर्स वो डिग्री नए सिरे से, वो डिग्री खत्म हो जाएगी और नए सिरे से आप उस पर रिकन्सिलेशन करके सुलह कर सकते हैं। एक तो तरीकेकार ये है। देखिए, और बेहतर इसका तरीकेकार ये है कि खुला की डिग्री अगर हो गई है और डिवोर्स भी कंफर्म हो गई है तो फिर देखिए उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बता इसके। आप डिवोर्स, खुला जो एक डिवोर्स होती है उसका बेहतर तरीका ये है, आप री मैरिज कर सकते हैं, बगैर हलाला के दोबारा से आप शादी कर सकते हैं, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल एग्रीमेंट का कोई गलत करता है तो क्या सजा मिलती है या चीटिंग में आता है? देखिए, सेल एग्रीमेंट अगर कोई जेली फ्रॉड से सेल एग्रीमेंट बनाता है तो देखिए ये चीटिंग में भी आता है, एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत कम पुलिस वाले इस पर एफआईआर लॉन्च करते हैं। लाभ तो है, अगर आप पीपीसी में देखें चीटिंग मौजूद है। और बाकी जो है, और बेहतर आपका ऑप्शन ये है कि उस सेल एग्रीमेंट को कैंसिल कराएं ताकि उस पर कोई और वो काम ना कर सके, उसके कैंसिलेशन के लिए केस फाइल करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन हासिल करने के लिए उर्दू जानना जरूरी है। देखिए,
आप अगर हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान सिटीजन थ्रू नेचुरलाइजेशन हासिल करना चाहते हैं, तो देखिए लॉ में कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपको पाकिस्तान की उर्दू ज़बान जानना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रलाइजेशन की वो आप पूरी करें, तो ऑफ कोर्स आपको न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू आप सिटीजनशिप ले सकती हैं। उसके लिए उर्दू ज़बान जानना ज़रूरी नहीं है। ये थे कुछ चीदा-चीदा क्वेश्चंस। इसके साथ इजाज़त है, अगर आपको भी क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। इजाज़त है, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।